हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का लेट्स जो एनकेटी पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। न्यूटोनियन आपको पहले भी बताया जा चुका है, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिक्स है किसके द्वारा? न्यूटन की, यानी कि न्यूटन के जमाने की बात है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इतनी बात तो क्लियर है। इसको हमने डिवाइड करा था, आप सभी को याद होगा। बेसिकली दो पार्ट हो गए, एक काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात तो? पढ़ाई थी, आप लोगों को याद आ रहा होगा। काइनेमेटिक्स में हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने रेस्ट के बारे में और एक पढ़ा मोशन के बारे में। रेस्ट, मोशन, इससे पिछले वाली यूनिट वही थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो पढ़ ले। रेस्ट और मोशन के बारे में फुल कंसेप्ट आपको बताया था काइनेमेटिक्स के बारे में। वेक्टर भी पढ़ाया जा चुका काइनेमेटिक्स में, वेक्टर को भी क्लियर करवा दिया गया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चेक करिए भी। चलिए अब बात करते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, जो ये चैप्टर है ये डायनेमिक्स ही है। इसको हम बोलेंगे कोज ऑफ मोशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि मोशन होता है या कोई बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कारण क्या है मोशन का। क्या पढ़ने वाले भाई? कारण क्या है मोशन का। समझ रही हो ना? कारण क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए समझू यहाँ पे कि एक बॉडी है, यहां रखी हुई है एक बॉडी, एक सरफेस से सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है इस प्रकार से, और हमने इसकी वेलोसिटी मान लो पहले u थी। क्या थी इसकी वेलोसिटी? u थी। बाद में क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी हो गई v। ये तो पढ़ा था हमने, चेंज इन वेलोसिटी। बाद में क्या होगा? इसकी वेलोसिटी v। चेंज क्यों हुई? इसकी स्टेट चेंज हुई ना। पहले कुछ स्टेट पे थी, अब कुछ स्टेट हो गई, यानी कि स्टेट चेंज हुई ना। स्टेट चेंज हो गई। किसकी वजह से हुई? क्या कारण है, क्या कोज रहा? तो बताओगे सर फोर्स लगा होगा डेफिनेटली। जैसे कि आप चल रहे हो यहाँ पे और आपको मैंने पुश कर दिया, तो क्या हुआ? फोर्स लगा, जिसकी वजह से आपकी चेंज इन स्टेट हो गई, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गई। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कोज ऑफ मोशन होता है फोर्स। बात समझ में आ रही है? फोर्स पर पूरा कंप्लीट चैप्टर है ये। इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है भाई, तो अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में बताना। सबसे पहले रेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग रहेगी हमारी फोर्स। क्या है फोर्स? तो आप सभी को पता है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। या हम एक डेफिनेशन और देते हैं, अभी अभी समझाया था कि कोज स्टेट को चेंज करता है ना। फोर्स क्या है? एक कोज है। फोर्स क्या है? कोज है जो स्टेट को चेंज करती है। जो क्या करती है? स्टेट को चेंज करती है। स्टेट को क्या करती है? चेंज करती है। किसी बॉडी की स्टेट को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है भाई, करती है भाई। समझ में आ गई बात? करती है। तो ये फोर्स क्या है? जो स्टेट को चेंज करे, जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करे, वो क्या कहलाएगा? आपका फोर्स कहलाएगा। या हम सिंपल बोलेंगे तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज पुश और पुल। ठीक है, सिंपल बात आ गई। किसी भी बॉडी को पुश करना है, पुल करना, जिससे क्या हो जाए? पुश करके पुल करने से क्या होता है? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी स्टेट ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? तीन चीजें क्या बताया? स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि हो सकता है वो बॉडी किस पे हो? रेस्ट पे हो सकता है स्टेट ऑफ मोशन में हो, वो स्टेट ऑफ मोशन। समझ सकते हो इन बातों को? या हो सकता है कोई डायरेक्शन हो, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। उसको अगर हम चेंज कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? तो आंसर फोर्स को। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी, यानी कि एक एजेंसी है, एक काम करने वाली संस्था है, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, जो चेंज करेगी या टेंड्स टू चेंज, यानी कि चेंज करने की कोशिश करेगी। किसको? स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को, डायरेक्शन को। ये डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो किसी बॉडी की कंडीशन को चेंज करे, जैसे रेस्ट में है उसको मोशन में ले आए, मोशन है उसको रेस्ट में ले आए, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। कोई बॉडी है वो इधर जा रही है, तो उसको आपने फोर्स लगाया, हिट कर दिया और वो इधर चली गई, तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी ना। किसकी वजह से करी? तो आंसर आपने क्या करा? फोर्स अप्लाई करा। समझ सकते हो इस बात को? तो ये फोर्स के बारे में था, जो कि हम छोटी क्लासों में सिर्फ इतना ही बोलते थे कि किसी भी बॉडी को क्या करना? पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ये छठी सातवीं तक तो ठीक है।
अगर आप 9th में भी हो तो आपको ये फोर्स की डेफिनेशन देनी चाहिए कि आप कोई भी एक एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस जो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे, किसी की डायरेक्शन को चेंज कर ले, वो कहलाएगा फोर्स। इतनी बात समझ में आ रही होगी? बहुत अच्छा। जिन बच्चों को अच्छी लग रही लाइक भी करते रहे। फोर्स की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो होती है भाई न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि इन्हीं के नाम पे न्यूटन ने दिया था, दी के पे न्यूटन बन गई है। ये तो थी एसआई यूनिट। क्या है भैया? एसआई। अगर मैं बोलूं इसकी सीजीएस यूनिट तो याद कर लेना, डाइन। क्या? डाइन। डायन मत समझ लेना, डाइन। ठीक है भाई, ये सीजीएस यूनिट है। क्लियर हो गई? और एक बात और बताता हूं, 1 न्यूटन होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। मैं तो बच्चों को याद कराता हूं, 1 न्यूटन अकेला था ना, वो 10 की पावर 5 चुड़ैलों के बराबर था, डायनों के बराबर था। ऐसा भी याद करवा देता हूं, आपकी मर्जी है जैसे याद करना चाहो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है तो आप सभी को याद भी होगा, पढ़ा चुका हूं स्केलर वेक्टर वाला चैप्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये चीजें, छोटी छोटी बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी और आपका एक रिवीजन सा हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे, इसको करते हैं इरेज। टाइप ऑफ फोर्स, बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स। यहां हेडिंग डालता हूं मैं कि टाइप कौन कौन से फोर्स के, या लिखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। देखिए अभी तक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी तक हम अपने हिसाब से लें तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया गया, जो आपने पहले भी पढ़ा है छोटी छोटी क्लासों में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक आपके पास आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आ रही है? एक आपका नॉन कॉन्टैक्ट मतलब ऐसा फोर्स जो कॉन्टैक्ट कर रहे, कॉन्टैक्ट तो जानते हो ना, टच करके लगे तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो टच करके ना लगे, दूर से ही लग जाए, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, पहला एग्जांपल दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे हो ना? दूसरे नंबर पे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरे नंबर पे अगर एग्जांपल दूं तो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट देखे दूर से अट्रैक्ट या रिपेल कर लेती है। ठीक है भाई, ये चार्ज के बारे में, जैसे प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है ना। तो ये कौन सा हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ी लिया है आप लोगों ने, पढ़ाया जा चुका। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। फुल डिटेल में हमारे 11th में भी ये चैप्टर है, क्लास 11th में पढ़ेंगे इसको, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा से बस आपको बताया जाएगा कि फोर्स नाम की कोई चीज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे एक नया चैप्टर और मिलेगा इसी क्लास 11th में। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्लास 12th में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स हमें जो काम में आएंगे वो आएगा। एक तो सबसे मेन, मैं पेन चेंज करता हूं, रेड। सबसे मेन आएगा टेंशन फोर्स, बार बार यूज होगा टेंशन फोर्स, समझ में आ रहा है? फिर पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे नॉर्मल के बारे में, पढ़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल तो इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल कैसे लगता है आज सिखा देंगे, टेंशन ना लो। तीसरे नंबर पे बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग में लगता है, स्प्रिंग फोर्स समझ सकते हो, जिसको हम एफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्प्रिंग एफ एस। इसी प्रकार से एक फ्रिक्शनल फोर्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये फोर्स के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया आपको कि इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे, समझ रहे हो? चलिए कर दे इरेज। ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि इसके अलावा एक फोर्स और भी है, वीक फोर्स। आप लोगों को पढ़ाया भी जा चुका, पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था वीक फोर्स। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ाई इस चीज को, वीक वेंडरवाल फोर्स सुना होगा ना, वेंडरवाल फोर्स, वेंडरवाल फोर्स, वीक वेंडरवाल फोर्स, समझ रहे हो ना इस बात को? इसी पर तो चलिए, वीक वेंडरवाल फोर्स तो सुन लिया था, वेंडरवाल फोर्स। उसके बाद में एक फोर्स और सुना होगा आप लोगों ने, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स भी था। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में लगता है, जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन एक ऐसा फोर्स होता है जो इन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को भी रखता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, है ना? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, कुछ चीजें नई बताएंगे वो आप देख लेना। तो इस प्रकार से फोर्स के बारे में अभी कंफर्मली कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट लग रहे हैं कि एक यूनिफिकेशन पे जोर दे रहे हैं। साइंटिस्ट लोग लग के यूनिफिकेशन पे जोर दे रहे हैं, यूनिफिकेशन फोर्स बनाना चाह रहे हैं। यूनिफिकेशन फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स बनाना चाह रहे हैं कि जो एक फोर्स आए और उसमें सब कुछ फोर्स आ जाए, क्योंकि अभी तक डेफिनेशन इनका कंफर्म नहीं है कि क्या
दो टाइप के, 3 टाइप के, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इस चीज के ऊपर राय दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे बात करते, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, थोड़ा बात करेंगे क्योंकि एक नया चैप्टर इसीलिए तो बना रखा था कि वहां डिस्कस करें ज्यादा डिटेल में। तो सुनिए आप ध्यान से क्या है। तो सबसे पहले बताया गया हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या क्या है इसमें देखिए, मान लो हमारे एक अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, नाम लेते ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको पढ़ रहे हैं ना। तो यहां क्या है कि एक बॉडी है, मान लो यहां पे एक क्या है, एक बॉडी है यहां रखी हुई है, एक बॉडी, ठीक है, या यहां रखी हुई एक बॉडी, कहीं पे भी हो सकते हैं, हम लोग तो सरफेस पे है, ऊपर यहां है, यहां है, कहीं पे भी है। तो ये किधर काम करेगी, तो जहीं पे कहीं पे बॉडी रख लो, ये हमेशा काम करेगी वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ करेगी। जैसे सेंटर ऑफ द अर्थ है इधर सेंटर में, कहीं बीच में, सेंटर के बीचों बीच काम करेगी, ये नहीं ऊपर नहीं, नीचे अंदर की तरफ सेंटर में। कहां काम करेगी, सेंटर में। ये किधर काम करेगा, इसका फोर्स सेंटर में। इसका फोर्स कहां काम करेगा, तो आंसर है सेंटर में। इसका फोर्स कहां काम करेगा, सेंटर में, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा। यानी कि जो भी इसका वेट होगा, फोर्स होगा, जो इसका फोर्स लग रहा होगा, इसके फोर्स को क्या कहा जाएगा, इसके जो फोर्स को कहा जाएगा mg, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इस फॉर्म में क्या होगा, वेट ही होगा, क्या होगा, वेट होगा। और ये होगा डाउनवर्ड फोर्स, क्या होगा, mg, यही आपका वेट कहलाएगा। और ये हमेशा किधर काम कर रहा होगा, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बात आपको समझनी है, सेंटर ऑफ अर्थ, बात समझ में आ गई, हमेशा सेंटर ऑफ द काम करेगी। और एक चीज और है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला ये होता है G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। 9th क्लास वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जैसे कि बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक दूसरे पे, इसका मास है m1, इसका मास है m2, दोनों के बीच की दूरी r है। फोर्स बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। इसको हटाएंगे तो मैंने बताया था G आ जाएगा m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। जी की वैल्यू भी बताई थी आप लोगों को 6.67 10 की पावर -11। फोर्स कैसे यूनिट होती है, न्यूटन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सारी चीजें छोटी छोटी बातें थी, है ना। और सुनिए, कई बार आपका जो मास जो फोर्स की यूनिट है वो केजीएफ में भी आ जाती है, केजीएफ। तो 1 केजीएफ किसके बराबर होता है, ये वेट ही है, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ में आ जाती है 1 केजीएफ। तो 1 केजीएफ लिख लेना 10 न्यूटन के बराबर होती है, या 9.8 आपको पता लगता है कि जी आपको अगर दे रखा 9.8 तो ये हो जाएगा आंसर, नहीं तो आपका 10 दे रखा होगा तो 10 लेना है आपको, 10 न्यूटन। तो ये भी याद कर लेना, 1 केजीएफ में अगर यूनिट आते तो किसके बराबर हो गया, 10 न्यूटन के बराबर होगी। समझ में आ गया। चलिए, ये तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की भी। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन। केमिस्ट्री वाली रिएक्शन नहीं है, ठीक है भाई, नॉर्मल रिएक्शन। आप कैसे क्या समझिए इसको ध्यान से। जैसे मान लो यहां एक सरफेस है, यहां एक सरफेस हमने बनाया और इसके ऊपर एक बॉडी है इस प्रकार से रखी हुई है। तो मैंने कहा इसका जो फोर्स होगा, इसका जो भी फोर्स होगा वो किधर काम कर रहा होगा, इसका वेट किधर काम कर रहा होगा, तो आप बोलोगे सर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। हमेशा याद करना है। और इसका जो रिएक्शन होगा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, वो क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलरली, ध्यान देना भी, जस्ट परपेंडिकुलरली नॉर्मल को नॉर्मल से रिएक्ट करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉर्मल लगेगा ना, इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये भी याद रखना है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा। अगर ये नॉर्मल इस पे लगा रहा है तो ये भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो यहाँ नीचे भी एक नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। यहाँ से कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। याद रखना कि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है भाई, ये याद रखना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जैसे कि मैं एग्जांपल और बताऊं आपको, ये देखिए एक बॉडी है, यहां से ये स्लाइड करती आ रही है इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, इसका नॉर्मल किधर होगा, तो ये नॉर्मल इसको ऐसे लगाएगी, क्योंकि देखो ये रहा आपका सरफेस, ये है सरफेस, और सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 पे नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये तो होगा सरफेस का नॉर्मल। अगर बॉडी का नॉर्मल हो तो सरफेस के लिए तो इस डायरेक्शन में लगा देगी, समझ रहे हो बात को, अलग अलग लगाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ये एंड मान लेते हैं।
ये अलग अलग लगाएंगे क्योंकि ये सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है बॉडी पर, बॉडी इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही है ना, तो याद रखना है हमेशा नॉर्मल। अगर अर्थ का एग्जांपल दे तो मैंने अभी बताया एक बॉडी है यहां रखी हुई है, तो इसका सेंटर तो आपको पता ही है, सेंटर की तरफ काम कर रहा होगा, इसका जो नॉर्मल की तरफ काम कर रहा होगा, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से सीधा परपेंडिकुलर, इस सरफेस से कितने एंगल 90 नॉर्मल। अगर बॉडी यहां रखी होती तो ये देखो सीधा ऊपर की तरफ नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, अगर यहां रखी होगी तो भी इधर, मतलब हमेशा सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर हो गई होगी बातें, नॉर्मल कैसे निकालना है हमेशा याद रखना, नॉर्मल निकालना। अब बात करते हैं आगे, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंशन। लिख देता हूं टेंशन, टेंशन मत लेना भाई, ये वो वाली टेंशन नहीं है, कभी सोच रहे हो टेंशन पढ़ा रही है। टेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और ये किस में लगेगा, स्ट्रिंग में दिखेगा आपको, स्ट्रिंग में, किसी भी रोड में दिख सकता है आपको, ये रोड में दिखेगा, चेन में, इनमें आपको टेंशन दिखाई देगा, अभी समझा देंगे। देखिए टेंशन लेते कैसे सारी चीज बताएंगे। मान लो यहाँ एक सरफेस है, ये लगा रखा है, यहां पे एक रस्सी ले रखी है हमने, कोई भी स्ट्रिंग ले रखी है, और उसके ऊपर एक पत्थर बांध रखा है, इसका मास m1 है, तो किधर काम करेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ इसका वेट क्या हो जाएगा mg, जो भी इसका मास होगा उसके अकॉर्डिंग सेंटर की तरफ। टेंशन किधर होगा, टेंशन होगा इस डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन होगी ये। अब ये टेंशन की डायरेक्शन कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या करते हैं वो ऐसे करके, और ये बॉडी है ऐसे टेंशन लगा देते हैं, नहीं ऐसे नहीं लगाना है। टेंशन कैसे लगेगा उसको समझाने का तरीका, अम्ब्रेला का छाता लगाइए, अम्ब्रेला का एग्जांपल लीजिए, अम्ब्रेला छाता, छाते को अगर आप खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से तो खुलेगा छाता, अम्ब्रेला ऐसे ऐसे करके ऐसे खुलता है। तो मान लो आप यहाँ बैठे हो, छाता को खोलेंगे तो छाता ऐसे ही तो खुलेगा। तो जहां पे बॉडी हो ना वहां अपने आप को मान लो, और वहां से क्या कर लो, छाता खोल लो, तो आपके टेंशन की डायरेक्शन आ जाएगी। देखिए मान लो एक बॉडी का एग्जाम्पल और देता हूं मैं, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और इस सरफेस पे रखी हुई, इसमें मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स मान लो इधर है, मैं बोलूं इसका मैं यहां से फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो टेंशन किधर होगा, मैंने कहा यहां पे अपने आप को समझिए, छाता खोलिए तो छाता इस डायरेक्शन में, तो इसकी टेंशन ये होगी। बात समझ में आ गई, और लगाइए, मान लो एक बॉडी है ये, एक बॉडी है ये, समझ रहे हो, यहाँ एक रस्सी लग रही है, दोनों को एक दूसरे को खींच रहे हैं हम लोग, ये दोनों एक दूसरे को खींच रही है, ये मान लो m1 है, कोई बॉडी है, ये m2 है, तो इसका टेंशन किधर होगा, ये इसको अपने आप को छाता खोलिए, टेंशन की डायरेक्शन ये, m2 के लिए इधर से आप मानिए अपने आप को, यहाँ से टेंशन की डायरेक्शन ये, तो ये हो जाएगा t1 t2, वैसे सेम ही रहेगा क्योंकि टेंशन दोनों का सेम रहेगा, एक ही चीज है ना। टेंशन जब चेंज होता है जब आपकी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, जब आपकी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, वो भी एग्जांपल दूंगा अभी, टेंशन ना ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां से समझू, एक बार इरेज करता हूं इसको, सीधी लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, ये सरफेस है। अब क्या करना है वो देखिए, यहां से एक ऑब्जेक्ट को बांध रखा है, यहां से इस प्रकार से, मान लो ये मास है, और इसको बांध रखा है यहाँ पे एक दूसरी बॉडी से, बीच में लटका हुआ है, तो इस बॉडी में मास होगा, तो इसका वेट तो आपको पता है नीचे की तरफ काम कर रहा होगा mg। हमें तो टेंशन निकालनी है, टेंशन किधर होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां से अपने आप को समझना, छाता पकड़ो, छाता कैसे खुलता है ऐसे, इधर से छाता कैसे खुलेगा ऐसे, छाता खोलना सीख लो बस, अम्ब्रेला खोलना आता है सभी को। और हमेशा टेंशन कहां लगेगा, जहां कॉन्टेक्ट होगा, अब यहां से भी तो होगा, जहां जहां कॉन्टेक्ट हो रखा वहां से बैठ के टेंशन, इस रस्सी के लिए टेंशन क्या होगा, ये ऐसे, यहां से अपने आप को समझिए और ये टेंशन खोल लीजिए, इस सरफेस से खोलोगे तो ऐसे टेंशन हो जाएगा, तो अपने अपने टेंशन बढ़ा लो। इसका टेंशन को मान लेते हैं t1 और ये भी t1 क्योंकि स्ट्रिंग दोनों के सेम है, यहाँ का टेंशन t2, यहाँ का t2 क्योंकि इनकी स्ट्रिंग अलग है, तो इसलिए ये अलग मिलेगा, ये टेंशन अलग मिलेगा। जहां तक ये स्ट्रिंग दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, अगर ये सेम है तो आपका टेंशन सेम रहने वाला है। तो स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, ये समझ लो, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। दूसरी बात, जो स्ट्रिंग होनी है वो मासलेस लेनी है, अगर आपको न्यूमेरिकल मिलता है मासलेस, तब के लिए पॉसिबल है ये मासलेस। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छा, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज सिखाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या सिखा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान समझना इस चीज को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी, फिजिक्स में बड़ी काम की चीज है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम देखिए फिजिक्स में क्या होता है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनको आपको मानना पड़ेगा। पहला नियम कहता है कि कोई भी अगर आपके पास बॉडी है, कोई भी आपके पास बॉडी है फिजिक्स में, तो उसको आपको पॉइंट मास मानना है। क्या मानना है, पॉइंट मास मानना है। यह जमसन है भाई, क्या ये
अजम्पशन है, ये मानना ही पड़ेगा आपको कि कोई भी फिजिक्स में अगर आपको कोई काम करना हो तो उसको पॉइंट मास, जैसे कि मान लो कोई घोड़ा ही है तो घोड़े को हमें बना के और उसको ऐसे करके सोल्व नहीं करवाना है, समझ रहे हो ना। उसको क्या करना है, उसको हमें मान लेना है कि इस बॉडी का पॉइंट मास इतना होगा। अर्थ है तो अर्थ को पूरी को लेकर नहीं चलना, अर्थ को एक पॉइंट मास मान के चलेंगे, समझ में आ गया। तो हर एक को छोटा बनाना सीख लो एक तो, दूसरी बात, क्योंकि बिना पॉइंट मास के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। वी विल शो ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जितने भी फोर्स लग रहे हो, वी विल शो ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जितने भी फोर्स इसके ऊपर लग रहे हो वो सारे दिखाने पड़ेंगे। इसके ऊपर लग रहे हो, किसके ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तीसरी कंडीशन सुनिए, अभी तो ये कंडीशन नोट करते चले जाओ। फोर्स जहां से भी लो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब एक ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा आपको। जैसे आपने मोशन वाले चैप्टर में लिया था, ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी। उसको हम इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जहां से रेफरेंस लगेगा ना उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शिया के बारे में आपको बाद में डिस्कस करेंगे, शायद थोड़ी देर बाद में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 3 एजम्पशन लेने के बाद में आप बढ़ते हैं आगे। इसको करता हूँ इरेज, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले मानिए, देखिए मैंने कहा एक बॉडी है कुछ इस प्रकार से, इस पे ऐसे बॉडी है, यह रखी हुई है, यह हमने ऐसे ऐसे करके सरफेस बनाया, यह एक बॉडी है एम। इसका रिएक्शन किधर होगा, तो आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, परपेंडिकुलरली, सीधा परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा पेन टेढ़ा हो गया मेरा, परपेंडिकुलरली, समझ रहे हो। मैं बोलूँ इसका फ्री डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको बनाना क्या सिखाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कैसे बनाएंगे वो समझिए। सबसे पहले इस पूरी बॉडी को मैंने क्या कहा, सेंटर ऑफ मास मानना है। क्या मानना है, सेंटर ऑफ मास। तो मैंने पॉइंट मान लिया। अब इसका डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा ना mg, तो इसका भी तो क्या लग रहा होगा, इसमें मास कितना है, m है, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। और आपको पता है इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलरली, ये नॉर्मल, यही कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहलाता है, फ्री बॉडी। मतलब अब इसको ऐसे ना दिखा के हम ऐसे दिखा सकते हैं। पहला एग्जांपल समझ में आया, और समझाते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब ये बॉडी दिख रही है चलती हुई, इसका मैंने कहा मास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ द अर्थ तो ऐसे होगी, ऐसे। ये आपका mg आ गया। मैंने कहा नॉर्मल, नॉर्मल तो सरफेस से होता है ना परपेंडिकुलर, ऐसे। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, भी निकालनी सिखाई थी, समझ रहे हो। तो जितने भी देखो फोर्स तो और भी काम करे, मैंने आपको बताया था नीचे की तरफ एक नॉर्मल और काम करा होता है, ये बॉडी जो ये बॉडी लगाएगी, लेकिन बॉडी के द्वारा नहीं लगाना हमें फोर्स। हमने लिखा था वी विल शो ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस बॉडी के ऊपर लग रहे होंगे। तो हमें कैसे दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाएंगे, एक पॉइंट मास दिखाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। और इस प्रकार से हम एक ऐसे दिखाएंगे mg को, समझ रहे हो। और इसके परपेंडिकुलरली इस प्रकार से ऊपर की डायरेक्शन में, ये देखिए, समझ गए। ये दिखाएंगे नॉर्मल इस प्रकार से। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब बात आती है पुली को भी एग्जांपल दे देते। पुली भी बहुत यूज आएगी, पुली, इसको बोलते पुली। पुराने जमाने में देखे थे ना, रस्सी खींचते थे। एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखे होंगे, रस्सी खींचने के, सॉरी पानी भरने के लिए, पानी बाल्टी होती थी, यहाँ हम ऐसे ऐसे करके खींचते थे। पुली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पुली। पहली बात तो पुली को हमें मानना है मासलेस। ये आपको पहले बता देते हैं, मासलेस से काम होगा, मासलेस मानेंगे, मासलेस स्ट्रिंग है पूरी, ये मानेंगे। या हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस जब भी काम चलेगी, मासलेस और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका मास को मैं मान लेता हूं m2, और यहां जो मास लग रहा है, ये हाथ लगा रहा है, इसका मान लेता हूं मास m1 है। तो ये किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही होगी, तो mg बोलूंगा इसको। इसका भी नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा होगा, कितना, m2 into g, अगर m मान रहे हो तो, या समझ रहे हो ना। इसको मान लो m1, तो यहाँ लिख देते हैं m1g, और ये हो गया m2g। फिर आप, मैंने कहा था टेंशन और निकालिए, टेंशन निकाल दे। टेंशन होगा, मैंने कहा था यहां बैठिए आप, छाता खोलिए, छाता खोलोगे तो ऐसे, समझ रहे हो, ये टेंशन हो गया। यहां बैठे आप और यहां से ऐसे करके छाता खोलोगे, टेंशन, ये टेंशन की डायरेक्शन होगी टी। यहां से भी आप छाता खोलोगे, यहां अपने आप को मानोगे, यहां से छाता ऐसे खोलोगे, तो ये हो गया टी। समझ में आ गया, छाता खोलने का एग्जांपल सबसे बेस्ट है टी। क्या टी और ये टी अलग होगा, तो आंसर नहीं, सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। मैंने कहा था अगर आपकी स्ट्रिंग सेम होगी, पूरा इसी वीडियो में पढ़ा रहा हूं, स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हमेशा वहीं लगाना जहां कॉन्टेक्ट हो। देखो यहाँ कॉन्टेक्ट हो रहा था ना स्ट्रिंग से, अब एक यहां से भी तो कॉन्टेक्ट हो रहा है इसके साथ में, यहाँ ये दिख रही है आपको बॉक्स, यहाँ पे भी टेंशन हो रहा होगा, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ अपने आप को मानिए, और ये हो गई आपकी टेंशन की डायरेक्शन, समझ रहे हो ना ऐसे। लेकिन ये टेंशन अलग होगा, इसको मान लेता हूं मैं T2 या T1,
जो भी मानना चाहो, ये अलग होगा क्योंकि ये अलग टेंशन है, ये अलग है, समझ रहे हो ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बात समझ में आएगी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे, तो देखिए ये क्या मानना हमने, एक पुली का हो गया, ये मास हो गया m2, क्या हो गया ये मास m2 हो गया, नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, और उसका टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, टेंशन ऐसे, इसी प्रकार से इधर भी m1 और ये m2, m1 नहीं सॉरी, और इसका नॉर्मल ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ, फिर ऊपर बीच में भी एक चीज है, समझ सकते हो ना, बीच में ऊपर उसका टेंशन इस साइड में। तो इस प्रकार से हमें फिगर बनाने आने चाहिए भाई, इसी प्रकार से फिगर बनेंगे। आई होप आपको इसी चीज समझ में आ गई होगी, टेंशन डायग्राम कैसे बनाने, हमेशा पॉइंट मास लेके चलते हैं। क्लियर हो रही है, चलो बहुत अच्छा। अब चलते हैं, इतनी बातें छोटी छोटी बातें आपको बताइए क्योंकि ये चैप्टर में हमें काम आएंगी बेसिक। अब चलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे भाई। अब हम आए हैं सबसे जो आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसी क्लास के लिए अब स्टार्ट करा था, नाम भी था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। भी क्या बताया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग लिखी हुई है, अपने को लिखने की जरूरत नहीं, यही चैप्टर का नाम है और यही हमें पढ़ना है। बात समझ में आई, कोई समस्या? आप लोगों ने 10वीं क्लास में सॉरी 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये बात बताओ। बिल्कुल पढ़ी होगी आप लोगों ने चीजें। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। अब मैं थोड़ा सा तरीका चेंज करके बताता हूँ आपको क्या है। अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगे वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ध्यान समझिए, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो आपका जो एक्सेलरेशन है नेट, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रही है? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो सकता, वी आर नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट। समझ रहे इस बात को, कि किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कब होगा, जब फोर्स नेट जीरो नहीं होगा, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बॉडी कैसे मूव करेगी, समझ रहे हो इस बात को। यानी कि हम इस बात से कह सकते हैं कि F1 वेक्टर सम F2 प्लस F3 डॉट 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 एंड सो ऑन, डॉट 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 का मतलब है F एंड सो ऑन, ये लो इक्वल टू में क्या आ गया, जीरो। ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए आपको कि नॉट नेट फोर्स उस बॉडी पे जितना भी लगेगा, यानी कि बैलेंस फोर्स की बात हो रही है, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगा F1, इधर से लगा F2, इधर से लगा F3, इधर से लगा F फोर्स, मतलब फोर्स तो देखो बॉडी पे लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी बॉडी पे हमेशा फोर्स लगेगा कोई ना कोई। समझ रहे हैं इस बात को। तो हमने कहा अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, सभी का सम जीरो हो गया, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे रहेगी। किस में रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। किसी भी बॉडी को मोशन में लाना हो तो उस पे नेट फोर्स, आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना, ऐसे फोर्स बोलते हैं बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा फोर्स लगाने के लिए, एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम, तभी बॉडी मूव करती है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि बैलेंस फोर्स लगाने से कभी भी, देखो तराजू का एग्जांपल समझ लो ना आप, या एक ताकड़ी है, इसमें रखा सामान, तो क्या होगा, अगर इसमें हल्का रहेगा तो ऊपर चली जाएगी, तो मोशन तभी तो आया जब इसमें दोनों में अनइक्वल रहेगा, तो अनबैलेंस फोर्स से मोशन आता है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को, पढ़े है आप लोगों ने। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभी मोशन के बारे में तो बात हमने कर रखी है कि मोशन क्यों आता है, फोर्स की वजह से आता है, लेकिन एक बात और बताई मैंने कि टोटल फोर्स नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन नेट जीरो, और यानी कि टोटल का सम वेक्टर सम वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी, आप बोलोगे सर रेस्ट में रहेगी। अगर एक बॉडी मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। ये पढ़ा था 9th क्लास में, 9th क्लास में यही तो चीज पढ़ के आए हम लोग। इसके साथ साथ मोशन में तो रहेगी, मोशन में देखो एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब पहली बॉडी कोई चल रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है, उस पे अब जो बाहर में जो फोर्स लग रहा है, बाद में अब जो फोर्स लग रहा है, उन सभी का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जिस कंडीशन में वो चल रही थी उसी कंडीशन में चलती रहेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में यानी कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। समझ रहे हो, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है आपकी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि बॉडी मूव कर रही होगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये आप बात जोड़ सकते हो इसमें, सिंपली आप कह सकते हैं बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन remain in motion unless an external force is not applied। ये सारे डायरेक्शन बोल सकते हैं कि F net total force acting on a body equal to 0, acceleration is equal to 0, then we will say
इट्स स्टेट विल नॉट एबल टू चेंज, वो चेंज नहीं हो पाएगी। अब यहां पे एक बात और बोली मैंने, नेट फोर्स। क्या बोला मैंने, यहां पे एक वर्ड यूज करा, नेट फोर्स। आप कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या चीज आ रही है, नेट फोर्स में टोटल फोर्स, और नेट फोर्स जब लगता है इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब सभी का सम, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, बैलेंस कंडीशन आ गई, तो इसलिए नेट फोर्स को बैलेंस तो बोला ही बोला गया, साथ में एक वर्ड और यूज करा मैंने, क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये वर्ड भी इसी के लिए नेट फोर्स के लिए यूज होगा, या बैलेंस फोर्स के लिए यूज होगा, बैलेंस्ड के लिए, ठीक है ना, दोनों तरफ इक्वल होगा। समझ में आ गई। अगर ये जीरो नहीं है तो बॉडी आप कह सकोगे, अगर मान लो अगर वो नेट फोर्स जीरो नहीं है, अगर आपका एफ नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कहेंगे द बॉडी इज सेड टू बी अनबैलेंस या इन नॉट इक्विलिब्रियम। समझ सकते इस बात को, क्लियर हो रही नहीं हो रही, बहुत अच्छे। अब हम न्यूटन के लॉ तो पढ़ लिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि पहली एप्लीकेशन की अगर बात करूं, कि जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करना शुरू करते, ध्यान से समझिए इस बात को, कि व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट, छोटी छोटी क्लासों में आते, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद अपनी बुक से पढ़ सकते हो, कि जब स्टार्ट करते हैं हॉर्स सडनली स्टार्ट या कार सडनली स्टार्ट, क्या बोला, कार सडनली स्टार्ट, अचानक स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, द राइडर फॉल बैकवर्ड, यानी कि जो भी इसका ड्राइवर होगा या जो भी पैसेंजर होगा वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड गिरेगा। यानी कि स्टार्टिंग रेस्ट पे थी ना, तो न्यूटन को तीन भागों में बांटा गया है, या आप ये कहिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर लेता हूं एक बार मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए। इनर्शिया क्या कहता है कि इनर्टनेस, इनर्टनेस यानी कि इसको ढीठपना बोलेंगे, यानी कि बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहिए, मोशन पे है तो मोशन पे, यानी कि वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहिए, अपनी स्टेट को क्या नहीं करना चाहती, चेंज नहीं करना चाहती। इनर्टनेस का मतलब यही है, जिस कंडीशन में वो ऐसा रहना चाहती, रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन में है तो मोशन में, वही इनर्शिया कहलाता है। दूसरा इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मास पे डिपेंड करती है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं इतनी बड़ी बॉल, ये बताओ किसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो बोलोगे इसका इनर्शिया ज्यादा, इसका इनर्शिया कम, क्योंकि इसको मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इनर्शिया तीन प्रकार, गैलीलियो ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नाम भी इनर्शिया, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनर्शिया, क्योंकि ये उसी से प्रेरित है, गैलीलियो से ही। गैलीलियो गैलीली का नाम तो सुना ही होगा, इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नाम ही क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है भाई। तो इनर्शिया तीन प्रकार का हो गया, एक तो हो गया रेस्ट का, एक हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया, एक डायरेक्शन का हो गया। इसका मतलब होगा कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी। तो जब कार सडनली स्टार्ट हो रही है, अगर बोल दीजिए कार सडनली स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। बात समझ में आ गई। तो इसका देखिए आप क्या करेंगे, कार सडनली स्टार्ट हो जाए, मान लो यहां से यहां बैठे हुए हो, ये कार एकदम से चली गई, तो आपका जो लोअर हिस्सा है वो कहां रहना चाहेगा, देखो पहले रेस्ट में था ना, तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लग गया ना यहाँ पे, तो कार तो आगे निकलेगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा किस में रहना चाहेगा, ये भी रेस्ट में रहना चाहेगा, क्योंकि फोर्स तो नीचे वाले पे लगा है, तो ये वाला पोर्शन तो आगे निकल जाएगा, आप ये यहीं रह जाओगे, तो आप अनबैलेंस हो जाओगे, गिर जाओगे, इसीलिए हम गिरते हैं। या अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी मूवमेंट में, और उसमें रेस्ट पे ले आए, उसको फोर्स लगा दे, रेस्ट पे ले आए, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, आगे गिरोगे। कैसे, क्योंकि आपका जो लोअर पोर्शन वो किस में रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो मोशन का एग्जांपल, गाड़ी रेस्ट पे तो रेस्ट का एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल था। ठीक है भाई। तो जैसे ब्रेक लगाओगे तो नीचे वाला हिस्सा तो किस में आ जाएगा, फोर्स की वजह से रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा पहले किस में था, मोशन में, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन वो किस में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। ये देखिए, ये देखो आगे जाके सिर बात रहना, इसीलिए तो बोला जाता है वो पहनिए क्या, सीट बेल्ट। ये देखिए सीधा गया ना, क्योंकि जैसे ही गाड़ी रेस्ट पे आएगी तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो रेस्ट पे आ जाएगा, ये देखिए वही की वही, ये रेस्ट पे आ गया, लेकिन आपका ऊपर हिस्सा क्या करेगा, वो सीधा नीचे गिरेगा जाके। बात समझ में, क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ किसका एग्जांपल है, मोशन का, किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, समझ सकते हो। डिशुम, ये देखो डिशुम होगी, और देखिए ये देखिए अक्षय कुमार आ रहा है, ये लो छलांग, क्या बात है, फुल अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, ये बच्चे करने सर जी टाइगर श्रॉफ। ये देखिए जैसे रुकी, क्या हो रहा है, वो आगे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है। बात समझ रहे हो इन बातों को। तो ये छोटे छोटे हैं एग्जांपल्स हैं जो 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे तो वीडियो देख लो, वहां पे जिन बच्चों को इनमें भी डाउट है एप्लीकेशंस में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है भाई, तो वहां से आप एग्जाम्पल पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में आपको, कि सारे एग्जाम्पल आप बुक से पढ़ सकते हैं, या हमारी पुरानी वीडियो देख लेना, जैसे ही वीडियो खत्म होगी मैं आपको लगा दूंगा प्ले लिस्ट में।
एग्जाम्पल देख लो आप, ये लड़की देखो, वैसे देखने के लिए कह रहा हूं नालायक को, ये देखो ये इसको हिला रही है ना, तो हिलाने से क्या होगा, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या कर जाएंगे, किस में थे वो, रेस्ट पे थे ना, तो इनर्सी ऑफ रेस्ट की वजह से किस में रहेंगे वो, रेस्ट में। किसकी वजह से, इनर्सी ऑफ रेस्ट की वजह से। जैसे ये फोर्स लगाएगी, ये देखो बॉडी फोर्स लगा रही है, फोर्स लगाने से ये जो दरी है, मैट है, ये तो किस में आ जाएगी भाई, मोशन में आ जाएगी, लेकिन जो इसके डस्ट पार्टिकल है वो किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो डिटैच हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ट्री का एग्जाम्पल समझ सकते हो, ट्री है, पेड़ है, ये पेड़, ये पेड़, ये दिख रहा है आपको, इसको जब यहां से आप हिलाओगे तो जो ऊपर का हिस्सा है वो किस में रहना चाहेगा, पहले किस में था, रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से किस में आ गया, मोशन में, तो ये भी डिटैच हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जांपल आप समझ सकते हो इन चीजों को, ठीक है भाई। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, जैसे कि एक फोर्स है, एक फोर्स है, जैसे मैं बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ दे रखा है आपके पास 5√2 न्यूटन का दे रखा है, मैं लिख देता हूँ, ये फोर्स ऑफ 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन, एक और दे रखा है फोर्स, तो इसको मैं मान लेता हूँ F1 और इसको क्या मान लेता हूँ मैं, F2, 6√2 न्यूटन, ये आपके पास गिवन है। और बोल रहे कि एक बॉडी पे लग रहा है जिसका मास है, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे जिसका मास है 1000 किलोग्राम, आप पोज करके कर भी सकते हैं इसको, और एंगल दे रखा है भाई थीटा 60 डिग्री का, थीटा दे रखा है 60 डिग्री का ईच अदर। फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी भी निकालनी है, एस भी निकालना है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, एंड ठीक है ना, और वेलोसिटी भी निकालनी है, लेकिन आफ्टर 10 सेकंड, वेलोसिटी निकालनी है 10 सेकंड के बाद में। चलो सबसे पहले हमारे पास ये फोर्स रहा, ये F12 रहा, ये थीटा रहा, इससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एक्सेलरेशन चाहिए था अपने फोर्स अपॉन में मास, मास आपके पास कितना है 1000 है, तो फोर्स चाहिए ना, फोर्स कैसे निकालोगे, एक ये और एक ये, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। वेक्टर ला याद करिए, ये F1 ये F2 दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का, याद है फॉर्मूला, मोड F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, याद आया ना, बहुत अच्छा। सोल्व करोगे 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 50, 5 का स्क्वायर 25 50, सोल्व कर लेना फटाफट, ये हो जाएगा 6 रूट का स्क्वायर 36, और 36 और 36 72, 72 हो जाएगा, प्लस इसको सोल्व करोगे तो 2 5√2 मल्टीप्लाई बाई 6√2, और cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर 1/2, 2 से 2 कट गया, 5 5 25, कितना होगा, ये कितना था, 5 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया ये वाला, सोल्व करोगे तो, यानी कि 50 प्लस 72 प्लस 60, समझ में आ गया। इसका रूट ओवर निकालोगे तो निकाल लेना भाई, कैलकुलेट करना कितना आएगा, 13.49 आ जाएगा, 149 सॉरी 49, एक्सेलरेशन निकल गया, यहाँ पुट कर दिया, सॉरी फोर्स निकल गया, यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना भाई। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया था, फोर्स, इसकी जगह यहाँ पुट करा हमने, कितना आया था ये, फोर्स आया था सॉरी 13.49, और एक्सेलरेशन आएगा लगभग 0 पॉइंट में समथिंग आएगा। इसी प्रकार से v इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी की 0 थी, अब आपको क्या पूछा था, वेलोसिटी निकालनी है ना, v इक्वल टू क्या होगा भाई, u प्लस एटी, u तो 0 है ही, एक्सेलरेशन कितना है अभी तो निकाला था ये, यहाँ पे जब इसको डिवाइड करके निकलेगा, यहाँ रखिए, टाइम आपको 10 सेकंड दे रखिए, निकल जाएगा। इसी प्रकार से s निकालना है तो s की इक्वेशन आपको याद है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut कैंसिल हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन आपके पास है, टाइम है, बहुत आसानी से निकाल दोगे। तो इस प्रकार से छोटा सा न्यूमेरिकल था, बात समझ में, ठीक है भाई, आप लोगों ने समझ में आ गया। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपका काम है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, न्यूटन का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें आपसे मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।